डिस्टरबेंस की वजह से एक पर्वत तो बन गया, राइट। लेकिन अब वो पर्वत बनने के बाद अपने आप को सरफेस में कैसे बैलेंस कर रहा है, कैसे संतुलित कर रहा है, वो जो संतुलन की वो जो प्रक्रिया है, वो जो मूवमेंट है, वो कैसा मूवमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्टैटिक समस्थैतिक। इसीलिए इसका क्या मतलब है, इसीलिए क्या शब्द है, समस्थैतिक, मतलब वो समस्थिति में, मतलब एक संतुलन की स्थिति में आना चाहता है। मतलब ये जो विवर्तनिक बल हैं, ये डिस्टरबेंस से कोई नया लैंडफॉर्म बना देते हैं, राइट। और जैसे ही कोई नया लैंडफॉर्म बन जाता है, कोई ऊंचा लैंडफॉर्म या गहरा लैंडफॉर्म भी हो सकता है, जैसे महासागर का नितल, ठीक है, कोई मतलब अर्थ का सरफेस प्लेन है। अब सरफेस या तो ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा तो ये माउंटेन कहलाएगा, और अगर सरफेस नीचे को धंस जाए तो क्या कहलाएगा, वही महासागर का नितल, है ना। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा, या आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई घाटी है ना, तो कोई घाटी है वो पर्वत का जस्ट अपोजिट है। पर्वत में वो जो सरफेस था वो ऊपर उड़ गया, और घाटी में जो सरफेस था वो नीचे धंस गया, राइट। तो कोई भी सरफेस में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस हो, वो चाहे ऊपर को हो या नीचे को हो, उस डिस्टरबेंस के बनने के बाद एक लैंडफॉर्म बन जाएगा, और उस लैंडफॉर्म में संतुलन की दशा लाने के लिए इस टाइप के फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगे। ये भी कैसे होंगे, स्लो मूवमेंट वाले ही होंगे, इसीलिए इनको भी डायस्ट्रोफिक मूवमेंट में ही कवर किया गया, राइट। फिर टेक्टोनिक मूवमेंट एपाइरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक दो प्रकार के होते हैं। महादेश जनक मतलब कि वो सारे स्लो मूवमेंट्स जो कि अर्थ के सरफेस को डिस्टर्ब करते हैं, वो या तो एपाइरोस का मतलब होता है, इसमें एपाइरो में एपाइरोस, ये जो वर्ड है एपाइरोस, इसका मतलब होता है महाद्वीप, राइट, कॉन्टिनेंट। तो या तो जो कॉन्टिनेंट के जो बड़े बड़े हिस्से हैं, इन्हीं टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से या तो वो बनते हैं, और उन्हीं कॉन्टिनेंट के अंदर ओरोस, यहां पर वर्ड क्या है, ओरोस। ओरोस का मतलब होता है माउंटेन, मतलब उन्हीं कॉन्टिनेंट के अंदर या तो फिर पर्वतों की श्रृंखलाएं, मतलब ओरोस मतलब माउंटेन्स बनते हैं इन्हीं टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, इन्हीं टेक्टोनिक फोर्सेज के कारण, है ना। अब जब एपाइरोस यानी कि महाद्वीप बनेंगे, तो उन महाद्वीपों में या तो उत्थान हो रहा होगा किन्हीं हिस्सों में, अपलिफ्टमेंट हो रहा होगा, मतलब फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा होगा, और या तो सब्सिडेंस हो रहा होगा यानी कि फोर्स नीचे की ओर अप्लाई हो रहा होगा। यहां पर फोर्स ऊपर लग रहा होगा अपलिफ्टमेंट में, और यहां पर फोर्स सब्सिडेंस की अवस्था में फोर्स कैसा लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा, राइट। तो इस प्रकार से जो भी विवर्तनिक फोर्सेज हैं, जो टेक्टोनिक फोर्सेज हैं, वो या तो महाद्वीपों का निर्माण करते हैं, महादेश जनक होते हैं, महादेश का मतलब महाद्वीप, ठीक है, और या तो वो उन महाद्वीपों के ही हिस्सों में पर्वतों का निर्माण करते हैं। अब इसमें ओरोजेनेटिक में ओरोस पर्वत मतलब ओरोस, राइट। अब जहां पर महाद्वीपों में फिर या तो ऊपर की ओर फोर्सेस लग रहे होते हैं जिससे अपलिफ्टमेंट होता है, वहां पर कोई अपलिफ्टमेंट होगा तो कोई पठार बन जाएगा, ठीक है। सब्सिडेंस हो रहा होगा महाद्वीप के किसी हिस्से में तो वहां पर घाटी बन जाएगी, ठीक है। वैसे ही पर्वतों में, या तो पर्वतों में जैसे कोई पर्वत बना, अब ये जो ओरोजेनेटिक फोर्स है, अब यहां पर तो ऊपर या नीचे काम कर रहा है, या तो ये ऊर्ध्वाधर लग रहा है ऊपर की ओर, है ना, या तो ऊर्ध्वाधर लग रहा है नीचे की ओर। यहां पर बल कैसे काम करते हैं पर्वतों के निर्माण में, या तो बल एक दूसरे की तरफ लगेंगे और या तो एक दूसरे से दूर लगेंगे, राइट। मतलब या तो बल कैसे होंगे, संपीडक कॉम्प्रेसिव होंगे, दो फोर्सेज एक दूसरे की तरफ लगेंगे, उससे क्या बनेगा, जैसे ये महाद्वीप का कोई हिस्सा है, अब यहां पर, यहां और यहां दोनों तरफ से फोर्सेज लगे, तो यहां पर एक फोल्ड बन गया, फोल्ड माउंटेन, या जैसे हिमालय से माउंटेन बनने की प्रक्रिया ये होती है कि दो तरफ से फोर्सेज लग रहे हैं, और जब दो तरफ से फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं तो बीच का हिस्सा पूरी तरह से इस तरीके से करके एक फोल्ड या वलन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो संपीडक फोर्सेज लग रहे होंगे या तो फिर टेंशनल फोर्सेज लग रहे होंगे, है ना। जैसे ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन में कहीं कहीं पर टेंशनल फोर्सेज काम करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक हिस्सा दूसरे हिस्से से नीचे धंस जाता है, और जो ऊपर बचा हुआ हिस्सा रह जाता है वो क्या कहलाता है, वो ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जो धंसा हुआ हिस्सा है वो घाटी बन जाता है। तो टेंशनल फोर्सेज जो कि एक दूसरे से दूर लगते हैं उसकी वजह से, या कंप्रेशनल फोर्सेज जो कि एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं उसकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। अब ये पर्वत, अभी पीछे की स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि ये पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि
वलित पर्वत हो गया, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है, वलित पर्वत हो गया, ब्लॉक पर्वत हो गया, अवशिष्ट पर्वत हो गया और ज्वालामुखी पर्वत हो गया। मुख्यतः ये पर्वतों के प्रकार हैं, राइट। अब इसमें आ जाइए आप आकस्मिक या सडन फोर्सेस। जो आकस्मिक या सडन फोर्सेज हैं, इनको आपने हाल ही में बहुत सारे भूकंप आपने अनुभव किया होगा, काफी जल्दी जल्दी इधर भूकंप आए थे, ठीक है। तो जो सडन फोर्सेज हैं उनको आप भूकंप के रूप में, अर्थक्वेक मूवमेंट के रूप में, या वोल्केनिक एरप्शन के रूप में, या लैंडस्लाइड के रूप में आप महसूस करते हैं। जब भी सडन अचानक से कोई फोर्स लगता है अर्थ के सरफेस पे, तो वो मुख्यतया इन तीन रूपों में ही आपको महसूस होता है, आप उसका अनुभव करते हैं। या तो कोई ज्वालामुखी उद्गार, जैसे अब भारत में आपको पता है कि ज्वालामुखी भारत में कहां पर है, नारकुंडम और बैरन आइलैंड। नारकुंडम जिसमें से निष्क्रिय ज्वालामुखी है और जो बैरन आइलैंड है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप अगर अंडमान निकोबार में हैं और बैरन आइलैंड में आप इस तरीके के वोल्केनिक eruption या ज्वालामुखी उद्गार को, आप इस टाइप के सडन फोर्स को, है ना, इस टाइप के आकस्मिक बल को आप अनुभव कर सकते हैं वहां पर। भूकंपीय संचलन, इसका अनुभव आप अक्सर करते ही रहते हैं। जो दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग, तो बहुत सारे भूकंप इधर हाल के महीनों में, वर्षों में देखे हैं। लैंडस्लाइड, पहाड़ों के लोग आजकल, जैसे अभी बारिश हो रही है और आप पहाड़ों में आप बहुत सारी लैंडस्लाइड की घटनाएं आप सुनेंगे, है ना, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी, थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है जब बारिश के मौसम में, और वो सारे स्लोप वाले हिस्से हैं, ढलान वाले हिस्से हैं, वहां पर थोड़ा सा भी अगर अर्थ में थोड़ा सा भी हल्का सा भी मूवमेंट हुआ, तो वो जो मूवमेंट है वो एक फास्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम लैंडस्लाइड के रूप में, ये भी एक तरीके का डिजास्टर है। अब इसमें से ये तीनों ही डिजास्टर्स हैं, मतलब अर्थ के जो फोर्सेज हैं वो जब भी सडन तरीके से अप्लाई होंगे, जब भी वो आकस्मिक तरीके से फोर्सेज अप्लाई होते हैं, तो वो एक डिजास्टर का फॉर्म ले लेते हैं। लेकिन डिजास्टर को मैनेज किया जा सकता है, राइट। आगे के लेक्चर्स में हम इनको भी कवर करेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, भूकंप क्या होते हैं, भूस्खलन क्या होते हैं, और अगर ये आपदा का रूप ले लें तो इनका प्रबंधन, इन डिजास्टर्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, राइट। तो पृथ्वी के आंतरिक बल, अब थोड़ा सा परिभाषा में आते हैं, डेफिनेशन में आते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक बल जो सडन या डायस्ट्रोफिक, किसी भी तरीके का आंतरिक बल हो, मतलब वो या तो मंद गति का हो या तीव्र गति का हो, किसी प्रकार का आंतरिक बल और अंतर्जात संचलन क्रस्ट को प्रभावित करते हैं। मतलब जो पृथ्वी का क्रस्ट है, जो सरफेस है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का मान लीजिए सरफेस है, अब इस पे किसी भी तरीके का फोर्स लगेगा पृथ्वी के अंदर से, तो उससे क्या होगा, अंतर्जात संचलन या अंतर्जात संचलन, जो अंदर से जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो भी इसमें मूवमेंट हो रहा है वो क्रस्ट को प्रभावित करेगा, और इसके फलस्वरूप विभिन्न उच्चावचों, रिलीफ का मतलब क्या है कि पृथ्वी में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, अप्स एंड डाउन्स, दीज अप्स एंड डाउन्स आर कॉल्ड रिलीफ, ठीक है। इसी को टेक्निकली इसके लिए वर्ड क्या है, रिलीफ, या ये रिलीफ फीचर्स हैं, है ना, ये जो स्थलाकृतियां हैं, इसी को हम बोलते हैं उच्चावच। तो इसको वलन के रूप में, भ्रंश के रूप में, जैसे अभी पिछले की स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि फोल्ड बन जाते हैं, वहां पर कोई घाटी, कोई भ्रंश, फॉल्ट बन जाता है, पर्वत बन जाएगा, पठार बन जाएगा, तो इनका इस तरीके की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और निर्माण होने के बाद उनका विध्वंस भी होता है, धीरे धीरे उनका क्षरण भी होता है, और फिर से वो बन जाती हैं। तो पृथ्वी में इस तरीके की जो प्रक्रिया है, एक साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। अब आकस्मिक अंतर्जात बलों से, जो हमने पीछे सडन वाले फोर्सेस, जो अभी पीछे की स्लाइड में जो हमने डिवीजन देखा था, उसमें सडन फोर्सेस से ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय संचलन और भूस्खलन जैसे आकस्मिक संचलन उत्पन्न होते हैं। पटल विरूपण वही जो स्लो वाले थे, डायस्ट्रोफिक, जो डायस्ट्रोफिक फोर्सेज हैं, उनकी वजह से पर्वत, महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, वलन, भ्रंश, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी जैसे स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या मेनली क्या डिस्कस करेंगे, हम तो डिस्कस करेंगे कि लैंडफॉर्म्स कैसे बन रहे हैं और कितने प्रकार के हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का जो पूरा फोकस है वो इसी बात पे है कि व्हाट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड व्हाट आर दी फोर्सेज, व्हाट आर दी causative forces due to which these landforms are being formed।
जो भी कॉजेटिव फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। तो कॉजेटिव फोर्सेस कौन सा है, वो है आंतरिक बल। कितने प्रकार का होता है, मंद और तीव्र। मंद होता है जिसको आप बोलते हो पटल विरूपक, जो तीव्र है उसको आप बोलते हो आकस्मिक। अब इनसे बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, आकस्मिक से बनते हैं ज्वालामुखी, जो भी ज्वालामुखी से बनने वाले तमाम सारे लैंडफॉर्म हैं, या भूकंप या भूस्खलन, ठीक है, ये इनके लैंडफॉर्म हैं, या इनसे होने वाली प्रक्रियाएं हैं। जो डायस्ट्रोफिक फोर्सेज हैं स्लो वाले, उनसे बनने वाले लैंडफॉर्म कौन से हैं, बहुत तरीके के पर्वत हैं, महाद्वीप हैं, महासागरीय बेसिन हैं, जो फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स हैं, और बहुत तरीके के पर्वत में खास तौर पे ये सारे पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, ठीक है, जो फॉल्ट्स हैं वहीं पे भ्रंश घाटियां भी बन जाती हैं, तो ये सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। तो अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है कि कौन से फोर्सेज हैं और उन फोर्सेज की वजह से कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं। तो एक तरीके का आपका एक बेसिक लेआउट आपका हो गया। फिर जो समस्थैतिक संचलन है, जो मैंने बताया कि जैसे ही कोई लैंडफॉर्म बन जाता है तो वो लैंडफॉर्म अर्थ के सरफेस पे अपने आप को संतुलित करना चाहता है। तो जो संतुलन की प्रक्रिया है, वो जो मूवमेंट है, वो उसको क्या कहलाती है, आइसोस्टैटिक मूवमेंट। उसके द्वारा विभिन्न ऊंचाइयों के स्थल स्वरूप संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं, है ना। वो बैलेंस के, वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस में अपने आप को लाते हैं अर्थ के सरफेस में। अब कहीं पर एक ऊंचा सा पर्वत खड़ा हो गया, उसके बराबर में एक पठार है, एक मैदान है, तो ये सारे विभिन्न ऊंचाइयों के लैंडफॉर्म अर्थ के सरफेस में अपने आप को किस प्रकार से संतुलित कर पाते हैं, इस समस्थैतिक संचलन के थ्रू, इस आइसोस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू अपने आप को वो बैलेंस कर पाते हैं। आगे के क्लास में जब भी मैं आइसोस्टैसी पढ़ाऊंगा, समस्थैतिकी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। तो वलन, जैसे अभी हमने देखा कि वलन होते हैं, भ्रंश होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, स्लो मूवमेंट, जो भी डायस्ट्रोफिक मूवमेंट है उसका परिणाम होते हैं। तो वलन, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वलन कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो वलन सम्मित होता है, असम्मित होता है, जो सिमेट्रिक टाइप का वलन हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है, मोनोक्लाइनल हो सकता है, आइसोक्लाइनल या रिकम्बेंट टाइप का हो सकता है। अब हर तरीके का जो वलन है उसकी ये परिभाषा है कि उसमें जैसे सिमेट्रिकल में दोनों वलन की दोनों भुजाएं और ढाल समान होते हैं। अब इनका सबका आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल किस टाइप का होता है, ठीक है, और इसमें एसिमेट्रिकल कैसा होता है, मोनोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल, रिकम्बेंट, ये तो 5 ही लिखे हुए हैं इसमें, और 10 तरीके के सारे एग्जाम्पल से दिखाए गए हैं, ठीक है। जैसे मोनोक्लाइनल है, अब मोनोक्लाइनल में क्या है कि वलन, जिसमें वलन की एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत होती है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो एक भुजा है वो क्षैतिज तल के लगभग लंबवत है, ठीक है, और एक थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। और जो जैसे आइसोक्लाइनल है, और ये वाला है आइसोक्लाइनल, ठीक है। अब आइसोक्लाइनल में क्या होता है, दोनों भुजाएं लगभग एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। आइसोक्लाइनल वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, क्षैतिज तल में नहीं है, मतलब ये लगभग खड़ी है, ठीक है, खड़े में समानांतर है ऐसे करके। रिकम्बेंट में दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर तथा क्षैतिज तल में होती हैं। अब रिकम्बेंट में क्या होगा, ये रिकम्बेंट यहाँ पर ये इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, ठीक है, नीचे जो ये आप देखिए, ये रिकम्बेंट फोल्ड है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक भुजा दूसरे भुजा के समानांतर, तो यहाँ पर दोनों भुजा समानांतर हैं, लेकिन ये क्षैतिज तल में न होकर के सीधी है। यहाँ पर भी दोनों भुजाएं समानांतर हैं, वलन की दोनों भुजाएं समानांतर हैं, जो ये भुजा है और ये भुजा है, और ये कैसी हैं, ये लगभग क्षैतिज तल में होती हैं, लगभग लेटी हुई होती हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा जब प्रेशर, इमेंस प्रेशर का परिणाम है इस टाइप का रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक है। तो ये सारे फोल्ड्स किसका परिणाम है, जब फोर्सेज एक दूसरे की तरफ, यानी कि कंप्रेसिव तरीके से काम करते हैं, जब फोर्सेज की जो दिशा है वो एक दूसरे की ओर होती है, ठीक है, तो बनते हैं वलन। फिर वलन के प्रकार में एक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार है नैपे और ओवरथ्रस्ट वलन, ठीक है, ओवरथ्रस्ट फोल्ड। जब अत्यधिक संपीड़न यानी कि अत्यधिक कंप्रेशन के कारण परिवलित वलन, जो पीछे हमने जो वलन देखा था, ये जो परिवलित या रिकम्बेंट फोल्ड था, ठीक है, ये वाला रिकम्बेंट फोल्ड था, जो ये रिकम्बेंट फोल्ड में ऊपरी भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो जाती है, मतलब फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो रिकम्बेंट फोल्ड है इसकी जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, ये मूव करके थोड़ा सा और आगे निकल गई, मतलब क्योंकि फोर्स अभी भी उतना ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ
कि जब उस विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड कहते हैं। ये जो विस्थापित भुजा है जो यहां ना हो करके यहां आ गई फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स अभी भी इतना ज्यादा अप्लाई हो रहा है दोनों तरफ से। और ऐसे जो ग्रीवाखंड हैं, जो ऐसे नैपे हैं, ये या तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, एंडीज के क्षेत्र में, जो भी बहुत ज्यादा एक्टिव फोल्ड माउंटेन है, जो कि बहुत ज्यादा यंग फोल्ड माउंटेन है, जहां पर कंप्रेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स की पहचान है, उनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रीवाखंड या नेपे। ठीक है, और ओवरथ्रस्ट फोल्ड भी। ठीक है, ओवरथ्रस्ट फोल्ड का ही एक और ज्यादा कंप्रेसिव फॉर्म है या रिजल्ट है ग्रीवाखंड का बनना या नेपे का बनना। ठीक है, ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये भी एग्जाम में इसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटियां कैसे बनती हैं। तो एक बहुत छोटे से इस डेफिनेशन से और इस फिगर से आप इसको बता सकते हैं। एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कितने कम शब्दों में और कितने अच्छे तरीके से एग्जामिनर को उसका टाइम बचाते हुए, कि उसको चेक करने में, समझने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, आप अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, बस यही आपका स्किल है। तो जब तनाव मूलक बल के द्वारा, तनाव मूलक बल मतलब कि वो फोर्सेज जो कि एक दूसरे से दूर काम कर रहे हैं, जो अभी तक जो वलन में हम जो फोर्सेस देख रहे थे वो कैसे थे, वो एक दूसरे की तरफ लग रहे थे। वो कैसे फोर्सेस थे, वो थे संपीडक बल, यानी कि कंप्रेसिव फोर्सेज। ये तनाव मूलक बल कैसे हैं, ये हैं जो कि एक दूसरे से दूर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ न लग करके एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के टेंशनल फोर्सेस के द्वारा भ्रंशन की प्रक्रिया से, यानी कि जब इस टाइप का सरफेस में ये अर्थ का सरफेस है और यहां पर दो अलग अलग दिशाओं में जब बल लगने लगेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक क्रैक बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग। इस टाइप की जो क्रैक बनने की, जो टूटने की प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, भ्रंशन की प्रक्रिया या फॉल्टिंग। इससे दो सामान्य भ्रंशों के बीच का स्थलखंड भ्रंश तल के सहारे ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ऊपर उठे भाग को ब्लॉक पर्वत और नीचे धसे भाग को भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली बोलते हैं। जिस ब्लॉक पर्वत के दोनों ओर भ्रंश घाटी हो तो उस पर्वत को हॉर्स्ट और घाटी को ग्रैबन कहते हैं। दे आर जर्मन टर्म्स। ये दोनों जो हॉर्स्ट और ग्रैबन हैं, ये कैसे हैं, ये जर्मन शब्द हैं। इसको हम फिगर में समझ लेते हैं कि ये जैसे कोई एक अर्थ का सरफेस है जिसको टेक्निकली प्लेट बोल रहे हैं हम। ठीक है, आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में समझेंगे कि प्लेट का मतलब क्या है। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि अर्थ का जो सरफेस है, जहां पर इस टाइप के फॉल्ट बने हैं, ये और ये दो फॉल्ट बने हैं। अब ये फॉल्ट कैसे बने होंगे, यहां पर अर्थ के फोर्सेज ऐसे लग रहे होंगे, एक दूसरे से दूर लग रहे होंगे, तो एक फॉल्ट ये बन गया और एक फॉल्ट ये बन गया। ठीक है, अब इन फॉल्ट के सहारे क्या हुआ कि ये हिस्सा नीचे धंस गया। ये जो फॉल्ट का स्लोप है, जैसे ये एक सरफेस है, राइट, यहां पर ऐसे समझिए ये एक सरफेस है। अब यहां पर एक हिस्सा, ये पहले पूरा ऐसे था, ठीक है, अभी क्या हुआ कि इसके सहारे और इसके सहारे यहां से ये सरफेस ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हिस्सा जो बीच का हिस्सा है, ये हिस्सा धंस के कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस फॉल्ट, ये यही है, ये फॉल्ट प्लेन है। ये फॉल्ट प्लेन कौन सा है, ये वाला है। अब ये जो हिस्सा था जो कि पहले यहां पर हुआ करता था, ये हिस्सा पहले यहां हुआ करता था, ये धंस के यहां चला गया। ठीक है, या हो सकता है कि ये हिस्सा, अब यहां पर दिखाया गया है कि ये हिस्सा ऊपर आ गया अब या तो बीच का हिस्सा नीचे जाएगा तो ये हिस्सा क्या बन जाएगा, ये एक घाटी की तरह बन जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं भ्रंश घाटी। और या तो फिर क्या होगा कि बीच का हिस्सा ऊपर आ जाएगा। जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि इन फॉल्ट के सहारे बीच का हिस्सा ऊपर आ गया, तो अब ये जो ऊपर उठा वाला हिस्सा है, ये क्या है, ये एक ब्लॉक पर्वत की तरह काम कर दिख रहा है हमें। ऊपर उठा हुआ हिस्सा, जो अगल बगल के धसे हुए हिस्से हैं, ये घाटी है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब अर्थ के अंदर कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है। अर्थ की स्थितियों में कोई हिस्सा जो कि नीचे धस गया तो यहां पर एक घाटी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और जो कि अब यहां पर एक घाटी का निर्माण हो जाएगा, और जो हिस्सा ऊपर उठ गया वो एक बन जाएगा ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो इसको फिगर से आप ऐसे करके समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर
एक प्रश्न ये भी आ सकता है, या जब फॉल्ट और फोल्ड, जब फॉल्टिंग की बात होगी, जब भ्रंशन की बात होगी, ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी की बात होगी, तो आपको कुछ एग्जाम्पल से भी समझाना पड़ेगा ना कि कौन से विश्व में प्रमुख भ्रंश घाटियां हैं, ठीक है, कौन से प्रमुख ब्लॉक पर्वत हैं और कौन से प्रमुख भ्रंश घाटियां हैं। तो खासतौर पे यहाँ पर अभी मैंने भ्रंश घाटियों की चर्चा की है कि पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, ये जो आपको पूरे इस मैप में दिख रही है, ठीक है, जिसका विस्तार लाल सागर से जैम्बेजी नदी की घाटी तक है ना। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके इस पूरी महान घाटी में कौन कौन सी झीलें हैं, जैसे लेक तुर्काना है, लेक अल्बर्ट है, इसको आप डिटेल से देखेंगे, लेक टैंगानिका है ना, लेक मलावी है। इसमें बीच बीच में कुछ छोटे मोटे माउंटेन भी आते हैं, और इसके बीच में ये जो हिस्सा है, ये लेक विक्टोरिया है, जो कि भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है देखा जाए तो। भ्रंश घाटी इसके आसपास से होकर निकल रही है और ये बीच का हिस्सा रह जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, एक फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी हो सकता है। और वैसे ही राइन भ्रंश घाटी है, राइन नदी की घाटी है, जो कि एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है, फ्रांस के वास्जेस और ओल्डेनवॉल्ड ब्लॉक माउंटेन, और दूसरी ओर जर्मनी के हार्ज और ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक माउंटेन के बीच स्थित घाटी है ना। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप इन घाटियों को, इन सारे फीचर्स को आप अपने एटलस में जाके देखिए, ठीक है। मृत सागर ये भी एक भ्रंश घाटी का एक फॉल्ट वैली का उदाहरण है। भारत में भी मृत सागर की लोकेशन कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। भारत की भ्रंश घाटियां मुख्य तौर पे नर्मदा और दामोदर नदियों की घाटियां हैं, तापी और सोन नदी की घाटी के कुछ हिस्से हैं, राइट। तो आज के क्लास में हमने इतना कवर किया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम आगे और जैसे हमने अभी दोनों प्रकार के पर्वतों को समझा कि वलित पर्वत, अभी हमने खासतौर पे समझा है कि ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी कैसे बने, ठीक है। आगे के लेक्चर में जैसे जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि वलित पर्वत कैसे बनते हैं, ठीक है। जब हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, राइट। और जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं कवर कर लूंगा उसमें कि जो पठार हैं वो कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।